जमीयत उलमा-ए हिंद के प्रमुख मौलाना अरशद मदनी ने अयोध्या मामले को लेकर एक विवादित बयान दिया। मौलाना मदनी ने कहा, अयोध्या में अब कोई आना जाना नहीं करता और कोर्ट ने इस मामले में आस्था को आधार बनाकर फैसला दिया। उनका ये बयान विभिन्न राजनीतिक और धार्मिक हलकों में चर्चा का विषय बन गया। मौलाना मदनी ने अयोध्या फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि ये अन्याय पर आधारित नहीं था, बल्कि इसे धार्मिक भावनाओं के आधार पर तय किया गया। उन्होंने कहा कि इस फैसले ने संविधान और न्याय व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर दिए। मौलाना ने इस बयान के बाद राजनीतिक और सामाजिक हलकों में तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। कुछ लोगों ने इसे सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने वाला बयान बताया, जबकि उनके समर्थकों का कहना है कि उन्होंने ऐतिहासिक तथ्यों और संवैधानिक पहलुओं को उठाया है। वो ये बयान अयोध्या मामले को लेकर फिर से विवादों को हवा दे सकता है, जो पहले ही भारत की राजनीति में समाज में गहरा प्रभाव छोड़ चुका है। साउथ सिनेमा के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन ने हाल ही में एक बच्चे की गंभीर हालत को लेकर सोशल मीडिया पर इमोशनल नोट शेयर किया। मामला पुष्पा 2 के एक प्रीमियर से जुड़ा है, जहां हुई एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना में एक महिला की मौत हो गई और उसका बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया। इस घटना के बाद अल्लू अर्जुन ने सोशल मीडिया पर अपनी संवेदनाएं प्रकट करते हुए लिखा, मैं उस घायल बच्चे के लिए बेहद चिंतित हूँ। ये घटना मेरे दिल को छू गई। मेरी प्रार्थनाएं और शुभकामनाएं हमेशा उसके साथ है। मुझे उसकी फिक्र है और मैं चाहता हूँ कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए। अल्लू अर्जुन ने इस कठिन समय में बच्चे के परिवार के प्रति समर्थन और संवेदना व्यक्त की। इस घटना ने उनके प्रशंसकों के दिलों को भी छू लिया, जिन्होंने इस पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए बच्चे के जल्द ठीक होने की कामना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विजय दिवस के अवसर पर 1971 के युद्ध में वीर गति प्राप्त करने वाले जवानों को और देश के वीर योद्धाओं को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि भारत सदैव उन जवानों के बलिदान को याद रखेगा, जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी इस अवसर पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा, 1971 के युद्ध में भारतीय सेना ने जो आदम्य साहस और वीरता दिखाई, वो इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। उन्होंने कहा कि देश उनके बलिदान और सेवा भाव को कभी नहीं भूलेगा। इस अवसर पर भारतीय सेना ने 1971 के युद्ध से संबंधित एक वीडियो जारी किया, जिससे उस ऐतिहासिक युद्ध के गौरवशाली क्षणों को प्रदर्शित किया गया। विजय दिवस पर हर साल 16 दिसंबर को मनाया जाता है, जो 1971 में पाकिस्तान पर भारत की ऐतिहासिक जीत की याद दिलाता है। विश्वविख्यात तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन का 73 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनका इलाज अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को के एक अस्पताल में चल रहा था। जाकिर हुसैन पिछले कुछ समय से इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस नामक गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। परिवार ने उनके निधन की पुष्टि करते हुए कहा कि वो पिछले कई हफ्तों से आईसीयू में भर्ती थी, जहां उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। उस्ताद जाकिर हुसैन ने अपने तबले की धुन से न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व में प्रसिद्धि पाई। उनकी कला ने भारतीय शास्त्रीय संगीत को एक नई ऊंचाई दी। जाकिर हुसैन को उनकी प्रतिभा के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। उनके निधन से संगीत जगत में शोक की लहर दौड़ गई। कई प्रमुख कलाकारों और संगीत प्रेमियों ने सोशल मीडिया के जरिए उन्हें श्रद्धांजलि दी। उनकी अनुपस्थिति भारतीय संगीत के लिए एक बड़ी क्षति है। तुर्की के इस्तांबुल में फंसे 400 भारतीय यात्रियों को विशेष विमानों के माध्यम से सुरक्षित भारत लाए गए। इन यात्रियों के स्वदेश लौटने पर उनके चेहरे पर राहत और खुशी का भाव साफ झलक रहा था। एयरपोर्ट पर अपने प्रियजनों का स्वागत करने पहुंचे परिवार वालों की खुशी भी देखने लायक थी। घटना 12 दिसंबर की है, जब इस्तांबुल एयरपोर्ट से 400 यात्रियों को नई दिल्ली और मुंबई के लिए इंडिगो की 2 उड़ानों से रवाना होना था, लेकिन एयरलाइंस ने पहले उड़ानों में देरी की घोषणा की और बाद में उन्हें रद्द कर दिया। इस फैसले से यात्री अचानक से इस्तांबुल में फंस गए। इस्तांबुल में फंसे यात्रियों को वहाँ कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। उनकी मुश्किलों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार और संबंधित एयरलाइंस ने त्वरित कदम उठाए। विशेष विमानों की व्यवस्था कर सभी यात्रियों को सुरक्षित रूप से भारत लाया गया। इस राहत भरी वापसी से भारत यात्रियों और उनके परिजनों ने सरकार और एयरलाइंस के आभार प्रकट किया। ये घटना दिखाती है कि संकट के समय में प्रशासनिक सहयोग और प्रयास कितना महत्वपूर्ण होता है। प्राइवेट अस्पतालों में दवा बिक्री से जुड़े गोरखधंधे ने मरीजों की मुश्किलें बढ़ा दी है। अहमदाबाद से शुरू हुई इस चर्चा ने देश भर में निजी अस्पतालों की पोल खोल दी। यदि किसी को इन अस्पतालों में मेडिकल स्टोर या लैब खोलनी है तो उन्हें 50 लाख से 1 करोड़ रुपए तक की रकम चुकानी पड़ती है। इसका मुख्य कारण है कि अस्पताल में भर्ती मरीजों को बाहर से दवा खरीदने की अनुमति नहीं होती, जिससे मेडिकल स्टोर के मालिक भारी मुनाफा कमाते हैं। सस्ती दवाओं को अधिकतम खुदरा मूल्य पर बेचकर ये स्टोर मालिक गरीब मरीजों की जेब पर बोझ डाल रहे हैं। उदाहरण के लिए एक कैथेटर जिसकी वास्तविक कीमत मात्र 40 रुपए है, मरीजों से 140 रुपए में बेचा जाता है। इसी तरह सस्ती दवाएं भी कई गुना अधिक दाम पर दी जाती हैं। इसके अलावा मेडिकल स्टोर्स के मालिक अस्पताल का किराया, बिजली बिल और कर्मचारियों की तनख्वाह का बोझ भी उठाते हैं। उनसे ये जाहिर होता है कि वो कितनी भारी कमाई कर रहे होंगे। इतना ही नहीं, डॉक्टर भी कमीशन के बदले सिर्फ उन्हीं दवाओं को लिखते हैं जो अस्पताल के मेडिकल स्टोर पर उपलब्ध हो। फूड एंड ड्रग डिपार्टमेंट और राज्य स्वास्थ्य विभाग के नियम केवल कागजों तक सीमित है। मरीजों के पास दवा खरीदने के लिए कहीं और जाने का विकल्प नहीं होता। ये गोरखधंधा गरीब मरीजों के लिए किसी संकट से कम नहीं। सरकार
भारत की सेना दुनिया की चौथी सबसे बड़ी सेना मानी जाती है और इसके पास ऐसी ताकतवर और घातक हथियारों का संग्रह है जो दुश्मन की होश उड़ा सकते हैं। इन हथियारों में अत्याधुनिक रॉकेट सिस्टम, मिसाइल, टैंक और फाइटर जेट शामिल हैं। अग्नि मिसाइल भारतीय सेना के पास अग्नि मिसाइल प्रणाली है जो परमाणु हमले की क्षमता रखती है। ये लंबी दूरी तक यात्रा कर सकती है और किसी भी दुश्मन के सैन्य ठिकानों को नष्ट कर सकती है। राफेल फाइटर जेट। राफेल भारतीय वायुसेना का सबसे शक्तिशाली जेट है जो उच्चतम गति और सटीकता से हवा में दुश्मन के लड़ाकू विमानों को मार सकता है। प्रक्षिप्त टैंक T-90 और अर्जुन। भारतीय सेना के पास T-90 और अर्जुन जैसे आधुनिक टैंक है जो दुश्मन के ठिकानों को धरती से उखाड़ सकते हैं। सर्वश्रेष्ठ आर्टिलरी सिस्टम। भारत के पास सर्वश्रेष्ठ तोपखाने और रॉकेट लॉन्चर भी है जो युद्ध क्षेत्र में दुश्मन को नष्ट करने में सक्षम है। इन घातक हथियारों के साथ भारतीय सेना हर समय तैयार रहती है ताकि वो किसी भी खतरे का तुरंत सामना कर सके और दुश्मन को उसकी जगह दिखा सके। दिल्ली में इस 10 दिसंबर का मौसम एक राहत देने वाला साबित हुआ क्योंकि प्रदूषण स्तर में भारी गिरावट आई। 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक दिल्ली का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 238 रहा जो पिछले 9 वर्षों में सबसे कम है। ये रिकॉर्ड बताता है कि इस बार दिल्ली की हवा में सुधार हुआ और प्रदूषण के स्तर में कमी आई। वातावरणीय परिवर्तन और मौसम के अनुकूल परिस्थितियों के कारण दिल्ली में हवा की गुणवत्ता बेहतर रही। इसके अलावा विभिन्न सरकारी प्रयासों जैसे सख्त ध्वस्त निर्माण कार्यों, वाहनों के प्रदूषण पर कड़ी नजर और बढ़ती जागरूकता ने भी इस स्थिति में सुधार लाने में मदद की। इस रिकॉर्ड से उम्मीद जताई जा रही कि यदि प्रदूषण नियंत्रण की रणनीतियों को निरंतर लागू किया जाए तो आने वाले सालों में दिल्ली में हवा की गुणवत्ता और बेहतर हो सकती है। ये एक सकारात्मक संकेत है जिसे दिल्ली वासी अब साफ और ताजगी से भरी हवा का आनंद ले सकते हैं। श्रीलंका के राष्ट्रपति रणील दिसानायके ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से सोमवार को महत्वपूर्ण मुलाकात की। इस बैठक में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय रिश्तों को मजबूत बनाने पर चर्चा की गई। श्रीलंकाई राष्ट्रपति भारत के साथ व्यापार, निवेश, ऊर्जा और समुद्री सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए भारतीय नेताओं से संवाद स्थापित कर रहे हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके साथ व्यापक वार्ता होने की उम्मीद है जिसमें दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को और प्रगति देने के लिए महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। चर्चा में श्रीलंका राष्ट्रपति ने भारत के तमिल समुदाय की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए श्रीलंका द्वारा उठाए गए कदमों के साथ साथ भारत की अपेक्षाओं को कोलंबो से अवगत कराने की भी संभावना जताई। इसके अलावा राष्ट्रपति दिसानायके की भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात होने वाली है जिसमें द्विपक्षीय सहयोग और क्षेत्रीय सुरक्षा पर चर्चा की जाएगी।